रात के 3 बज रहे हैं। एक 65 साल की बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर आधी सदी की झुर्रियां हैं, वो अपनी सोती हुई नातिन के कमरे में दबे पांव दाखिल होती है। अंधेरे में टटोलकर श्रृंगार के बक्से से सिंदूर निकालती है और अपनी मांग भर लेती है। ये दृश्य मतलब सच कहूं तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और सुनने वालों को शायद लगे कि ये किसी डरावनी फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, ये अख्तर ओरेनवी की लिखी गई मशहूर कहानी किवाड़ की ओट से का चरम बिंदु है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का विषय भी यही है। हाँ, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक इंसान का दिमाग समय को पूरी तरह से जमा सकता है। मतलब बाहर की दुनिया आधी सदी आगे निकल जाती है, लेकिन मन की किसी कोने में समय बस एक ही पल पर अटक जाता है। सही कहा आपने। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। ये समय के दो बिल्कुल अलग आयामों को एक साथ टकराते हुए दिखाती है। एक तरफ वो भौतिक दुनिया का समय है जो आगे बढ़ रहा है, जो रुकता नहीं है कभी। बिल्कुल, इतिहास बदल रहा है, पीढ़ियां बदल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान के भीतर का मनोवैज्ञानिक समय है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बहुत गहरे सदमे से गुजरता है, किसी ऐसे नुकसान से जिसे उसका दिमाग मान ही नहीं पाता, तो वो खुद को बचाने के लिए एक घेरा बना लेता है ना? एकदम सही। वो मन के भीतर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना लेता है जहां समय की सुइयां हमेशा के लिए रुक जाती हैं। वो औरत उस अलकतरे यानी काले तारकोल से पुते किवाड़ के पीछे बैठकर सिर्फ अपने भगोड़े पति का इंतजार नहीं कर रही थी। तो वो क्या कर रही थी? वो असल में उस ठहरे हुए समय की पहरेदारी कर रही थी। बाप रे! और ये ठहराव कितना खौफनाक हो सकता है, ये इस स्रोत सामग्री के हर पन्ने पर झलकता है। चूंकि इस कहानी का बेसिक प्लॉट साहित्य से जुड़े बहुत से लोगों को पता है, तो मैं सीधा उस मनोविज्ञान पर आना चाहूंगा जो इस इंतजार की नींव रखता है। हाँ, वो परिवेश समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उस औरत की शादी जिस ठठेरे परिवार में हुई थी, ओरेनवी ने उसका जो खाका खींचा है, वो किसी मशीनी नर्क से कम नहीं लगता। दिन भर ठाएं ठाएं करते हथौड़े, पिघला हुआ रांगा और सीसा। एकदम कारखाने जैसा माहौल। हाँ, वहां के कारीगर ऐसे लगते हैं जैसे बेजान पुर्जे हों। लेकिन उसका वो 20 साल का पति, वो उस सांचे में फिट नहीं बैठता था। कहानी में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, उसे छलकता हुआ पारा कहा गया है। ये पारे वाली जो उपमा है, मतलब मर्क्यूरी, ये बहुत सटीक है ना? क्योंकि पारे की फितरत ही यही है कि आप जितनी जोर से उसे मुट्ठी में भींचने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा और वो कलकत्ता भाग जाता है। और यहीं से उस औरत के दिमाग का एक बहुत ही अजीब खेल शुरू होता है। जब वो नौजवान भाग जाता है, तो तार्किक रूप से उस औरत के पास क्या विकल्प था? यही कि वो सच्चाई मान ले कि वो आदमी एक आजाद पंछी था। बिल्कुल, उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों के पिंजरे में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन मानवीय दिमाग वो सीधे सच्चाई को नहीं अपनाता। मनोविज्ञान में से मैजिकल थिंकिंग कहा जाता है। अच्छा, मैजिकल थिंकिंग। जी, मतलब वो जो कहानी में औरत अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक चमत्कार मान लेती है। हाँ, बिल्कुल वही। उसे लगता है कि ये बच्चा और उसका प्यार एक ऐसा जादू है जो उस कलकत्ता गए पति को वापस खींच ही लाएगा। ये काम कैसे करता है? मतलब कोई खुद को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? देखिए, इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई लिफ्ट का इंतजार कर रहा है और लिफ्ट आने में देर हो रही है। तो इंसान क्या करता है? वो बार बार लिफ्ट के बटन को दबाने लगता है। उससे पता है कि बार बार बटन दबाने से लिफ्ट जल्दी नहीं आएगी। हाँ, मैं भी करता हूँ ऐसा कई बार। सब करते हैं, लेकिन वो क्रिया इंसान को उस स्थिति में नियंत्रण का एक झूठा एहसास देती है, जहां असल में उसका कोई कंट्रोल है ही नहीं। उस औरत ने भी अपने प्यार और अपने गर्भधारण को उसी लिफ्ट के बटन की तरह इस्तेमाल किया। क्या बात है! मतलब वो एक मनोवैज्ञानिक एंकर था, एकदम, जिसने उसे ये भरोसा दिलाया कि हालात अब भी उसकी मुट्ठी में है। लेकिन जब वो एंकर फेल हो गया, जब कलकत्ता का वो बंगाल का जादू उसके प्यार के जादू पर भारी पड़ गया, तो सच्चाई बहुत कड़वी थी। इतनी कड़वी कि उसके दिमाग ने हकीकत को ही नकार दिया। मैं सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ एक 16 साल की लड़की की मासूमियत थी या फिर अपने प्यार पर एक तरह का घमंड? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब ये मानना कि मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो वापस ना आए। ये भावना जब एक पिंजरे में बदल जाती है, तो वो तारकोल से पुता काला किवाड़ ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास भी यही किवाड़ है। बिल्कुल, बाहर बदलती हुई दुनिया और अंदर वो ठहरा हुआ किवाड़। बाहर का बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, मतलब सिर्फ कुछ साल नहीं गुजरे थे, एक पूरा युग बदल रहा था उस सड़क पर। हाँ,
कच्ची सड़कों का डामरीकरण हो रहा था। टमटम और बग्गियों की जगह मोटर कारें आ गई थीं। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, देश का इतिहास भी बदल रहा था। सही कहा, स्वतंत्रता संग्राम का समय था वो। सड़क से हिंदू मुस्लिम भाई भाई और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकल रहे हैं। मतलब क्रांतियां हो रही है, बागी लोग बिजली के तार काट रहे हैं। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो उस औरत की प्रतिक्रिया है, जो कि एक तरह से डार्क कॉमेडी भी लगती है पढ़ने में। बिल्कुल। बाहर देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही है, लेकिन उस औरत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बागियों ने ट्रेनें क्यों रोक दी। उसे स्वतंत्रता सेनानियों पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कलकत्ता वाली ट्रेन, जिसमें शायद उसका पति आ रहा हो, वो अब कैसे आएगी। मतलब सोचिए, क्या गहरा सदमा इंसान को अपनी असलियत से इतना काट देता है। देखिए, ये ट्रॉमा की सबसे सटीक तस्वीर है। ट्रॉमा इंसान के इर्द गिर्द एक अदृश्य बुलबुला बना देता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने समय की सापेक्षता का सिद्धांत दिया था ना? हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बिल्कुल, भौतिकी के लिए। लेकिन ट्रॉमा के शिकार इंसान का दिमाग भी उसी सापेक्षता पर काम करता है। दुनिया के लिए समय तेजी से आगे भाग रहा था, लेकिन उसके लिए समय उसी दिन जम गया था जिस दिन उसका पति कलकत्ता गया था। उसके लिए ट्रेन का रुकना किसी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था ही नहीं। वो बस उसके इंतजार की एक रुकावट थी। एकदम। वो अपने व्यक्तिगत इंतजार के आगे पूरे देश के इतिहास को खारिज कर चुकी थी। हैरानी की बात है, और उस पूरे यांत्रिक माहौल में कहानीकार ने उस औरत की आंखों का जो वर्णन किया है वो सीधा दिल पर लगता है। बाहर बैठे मैकेनिक वो रोबोट की तरह काम करते ठठेरे। एक मशीनी दुनिया। हाँ, उस पूरी मशीन बन चुकी दुनिया में सिर्फ वो दो आंखें थी जो किवाड़ की ओट से झांक रही थीं, जिनमें एक अजीब सी जीवंतता थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जीवंतता एक स्थिर जीवंतता थी। मतलब स्थिर कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा केवल एक बीते हुए कल पर लगा देता है, तो वो ऊर्जा कुछ नया नहीं बनाती, वो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। अच्छा। वे आंखें बाहर की सड़क के हर गड्ढे को पहचानती थीं, हर कार के पहिए हो जानती थीं, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य उस मुसाफिर को खोजना था जो कभी वापस आने ही नहीं वाला था। बहुत गहरी बात कही आपने। और यहीं से ये स्रोत सामग्री अपनी दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करती है, जहां ये इंतजार एक अलग ही रूप ले लेता है। जब वो औरत अपनी बेटी की शादी करती है तो वो उसे किसी ठठेरे से नहीं ब्याती। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था उसका। वो जानबूझकर उस बगल वाले साइकिल मैकेनिक को चुनती है और उसे घर में ही बसा लेती है। मतलब जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो लगा जैसे ये एक तरह का नियंत्रण था, डर हावी था उस पर। बिल्कुल। उसने अपनी बेटी के पति को साइकिल की दुकान खुलवा दी ताकि वो भाग न सके। मनोविज्ञान में इसे बचाव की एक चरम अवस्था कहते हैं। कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो। हाँ, इंसान जब एक बार इतना बड़ा धोखा खा लेता है तो वो हर रिश्ते को उसी डर के चश्मे से देखता है। वो एक तानाशाह जैसा व्यवहार करने लगती है। उसने दामाद को एक जगह पर बांध दिया। लेकिन असली उथल-पुथल तो तब मचती है जब तीसरी पीढ़ी आती है। ओह, उसकी नातिन बड़ी होती है और उसकी शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो कलकत्ता में काम करता है। कलकत्ता, ये शब्द ही अपने आप में एक ट्रिगर था उस औरत के लिए। बिल्कुल ट्रिगर था। और फिर खतों का सिलसिला शुरू होता है। जब नातिन के पति के खत कलकत्ता से आते हैं तो वो बूढ़ी औरत डाकिये की राह देखती है। वो खत लेकर नातिन के पास जाती है। और वो दृश्य बहुत मार्मिक है। बहुत ज्यादा। नातिन उन शब्दों को पढ़ती है और वो बूढ़ी औरत आंखें मूंद कर ये कल्पना करती है कि ये खत उसके अपने पति ने आधी सदी पहले उसके लिए भेजे हैं। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपनी खोई हुई तस्वीर किसी और के आईने में तलाश रहा हो। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को प्रोजेक्शन कहा जाता है। ओह, प्रोजेक्शन। हाँ, ये कोई साधारण याद या नॉस्टैल्जिया नहीं था। उस बूढ़ी औरत के दिमाग ने समय की दीवारों को पूरी तरह से ढहा दिया था। जब वो खत सुनती थी तो वो 65 साल की बूढ़ी नानी नहीं रह जाती थी, वो वापस 16 साल की हो जाती थी। बिल्कुल। कहानी में इसे इमदाद बहामी यानी आपसी सहयोग कहा गया है। नातिन अपनी जवानी के जोश में प्रेम पत्र पढ़ रही थी और नानी अपने सूखे हुए मन को उन शब्दों से सींच रही थी। ये अपने आप में जीवित रहने की एक हताश कोशिश लगती है। मैंने ये भी गौर किया कि यहाँ इंतजार के दो बिल्कुल अलग रूपों की तुलना की गई है। हाँ, वो बहुत स्पष्ट है। नातिन का इंतजार एक बेताब हिरण की तरह है, एक चंचल, बेचैन और नया इंतजार। लेकिन उस बूढ़ी औरत का इंतजार वो एक अथाह समुंदर बन चुका था। 50 साल पुराना इंतजार। दोनों में बहुत बड़ा फर्क था, है ना? नातिन को मालूम था कि उसका इंतजार खत्म होगा, उसका पति आएगा, लेकिन नानी की स्थिति कुछ और ही थी। ऐसा लगता है कि नानी को पति का नहीं बल्कि इंतजार का ही इंतजार था। यही वो बिंदु है जहां इंतजार एक लत बन जाता है।
इंसान उस दर्द के बिना जीना भूल जाता है। अगर कलकत्ता से खत आना बंद हो जाते तो शायद उस बूढ़ी औरत के पास अगली सुबह उठने का कोई कारण ही नहीं बचता। बाप रे, उसका पूरा मानसिक ढांचा बस उस अकेले किवाड़ और उस उम्मीद पर टिका था। और यही हमें उस खौफनाक आखिरी रात की ओर ले जाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। वो रात जब खबर आती है कि नातिन तो पति रात 3 बजे की ट्रेन से आ रहा है। हाँ, वो बूढ़ी औरत दिन भर बिना कुछ खाए पिए किवाड़ की ओट में बैठ जाती है और रात के सन्नाटे में सिंदूर लगाती है। ये सिर्फ सजने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक हताश कोशिश थी उस छिन चुके वक्त को वापस मुट्ठी में बांधने की। जैसे वो ब्रह्मांड को चुनौती दे रही हो कि वो 50 साल मिटाकर वापस उसी उम्र में लौट जाएगी। इस दृश्य में वो औरत अपने मन में एक पूरी वैकल्पिक वास्तविकता रच चुकी थी। सिंदूर लगाना इस बात का प्रतीक था कि उसने वर्तमान को पूरी तरह से नकार दिया है। वो उसी पल को जीना चाहती थी जिसका सपना उसने 5 दशक पहले देखा था। लेकिन प्रकृति और समय का नियम अटल होता है। और वो नियम कितनी बेरहमी से लागू होता है यहाँ। दामाद आता है रात के तीसरे पहर, लेकिन सर्दियों के रात होने के कारण वो सोचता है कि मुख्य दरवाजा खटखटाकर सबको जगाना ठीक नहीं होगा। एक व्यवहारिक फैसला। हाँ, इसलिए वो सड़क वाले काले किवाड़ की बजाय बगल की गली में जो ज़नाना दरवाजा था वहां से चुपचाप अंदर आ जाता है। नातिन दरवाजा खोलती है और वो बूढ़ी औरत वो उस मुख्य काले दरवाजे पर बैठी रह जाती है, हमेशा के लिए। देखिए, साहित्य और मनोविज्ञान का शायद ही कोई इतना शक्तिशाली रूपक हो। वो 2 दरवाजे। हाँ, वो महज लकड़ी या लोहे के ढांचे नहीं हैं। सामने वाला वो काला किवाड़ उस औरत के जमे हुए अतीत का प्रतीक है, उसके जिद्दी इंतजार का। उसने तय कर लिया था कि खुशियां सिर्फ उसी एक दरवाजे से लौट सकती हैं। बिल्कुल, जबकि वो बगल का दरवाजा वर्तमान और जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। जिंदगी पानी की तरह होती है, वो कोई ना कोई नया रास्ता खोज ही लेती है। लेकिन जिंदगी कभी भी उसी दरवाजे से वापस नहीं लौटती जहां से वो एक बार गुजर चुकी होती है। एकदम सही बात कही आपने। सुबह होती है, दामाद और नातिन की दुनिया आबाद हो चुकी है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अब भी उसी किवाड़ की ओट में बैठी है। प्राण निकल चुके हैं, लेकिन कहानी कहती है कि उसकी आंखों की चमक लाजवाल यानी अमर हो गई थी। ये दृश्य एक बहुत बड़ा भावनात्मक द्वंद्व खड़ा करता है। क्या इसे एक इंसान की सबसे बड़ी हार माना जाए जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मृग तृष्णा के पीछे बर्बाद कर दी, या इसे वफादारी का सबसे पवित्र रूप माना जाए? ये इंसानी फितरत का वो ग्रे एरिया है जहां हार और वफादारी आपस में उलझ जाते हैं। मतलब आप इसे कैसे देखती हैं? अगर हम तर्क की कसौटी पर कसें तो ये एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक जिंदगी को जीने से इनकार कर दिया। लेकिन भावनाओं के स्तर पर ये उस असीमित क्षमता का प्रमाण है जो इंसान के भीतर उम्मीद करने के लिए होती है। ये कहानी एक तरह से चेतावनी भी है। बिल्कुल, ये हमें बताती है कि कभी-कभी इंसान किसी रिश्ते या विचार को इतनी शिद्दत से पकड़ लेता है कि वो पकड़ ही उसकी जान ले लेती है। इंतजार जब यथार्थ की जमीन छोड़ देता है तो वो एक धीमा जहर बन जाता है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। ये बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू है। उस औरत ने जो अपना लंगर उस काले किवाड़ से बांध रखा था, उसने उसे कभी कटने नहीं दिया। उसे ये स्वीकार ही नहीं हुआ कि जो जहाज जा चुका है वो उस लंगर के सहारे वापस नहीं आएगा। और ये चर्चा सिर्फ एक किताब के पन्नों में कैद कहानी तक सीमित नहीं है। जब हम समय, ट्रॉमा और उम्मीद के इस पूरे खेल को समझते हैं तो ये हमारे जीवन का आईना बन जाता है। सही कहा। हम सभी अक्सर अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में इसी मनोवैज्ञानिक ठहराव का शिकार होते हैं। ये सोचना जरूरी है कि हम अतीत की किन चीजों को अब तक पकड़े हुए हैं। और यही वो सवाल है जो आज का ये गहरा विश्लेषण सुनने वालों के जहन में छोड़ जाता है। हम सभी को अपनी जिंदगी की तेज रफ्तार में एक पल ठहर कर सोचना चाहिए। ये सवाल सच में रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या कहीं हम भी तो किसी अदृश्य काले किवाड़ की ओट में नहीं खड़े? बिल्कुल। क्या हम भी किसी ऐसे अतीत, किसी व्यक्ति या किसी मौके का इंतजार तो नहीं कर रहे जो बहुत पहले ही अपना रास्ता बदल चुका है? ये आत्ममंथन बहुत जरूरी है कि जो इंतजार हमने पाल रखा है, क्या वो हमें जिंदा रख रहा है या फिर वो हमें आगे बढ़ने से हमेशा के लिए रोक रहा है।